जैसलमेर के सूखे और बहुत ही मरुस्थलीय इलाके से लगभग 21 किलोमीटर दूर अगर आप जाएंगे तो आपको एक फॉसिल पार्क मिलेगा जिसका नाम है एक्टलवुड फॉसिल पार्क। क्या नाम है? एक्टलवुड फॉसिल पार्क। और वहां पे लगभग जब आप जाएंगे तो आपको ना ऐसे लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवों के अवशेष मिलेंगे। वो जीव कौन से होंगे? पेड़ भी होंगे और वो होंगे समुद्री जीव। सोचिए, रेगिस्तान के इलाके में आपको समुद्री जीवों के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। क्या पता चलता है इससे? इससे पता चलता है कि जो राजस्थान का मरुस्थलीय इलाका है, जिसको हम भारत का सबसे सूखा क्षेत्र कहते हैं, वो एक वक्त पर एक विशाल समंदर हुआ करता था, टेथिस सी के नाम से। किस तरह एक समुंदर पूरा परिवर्तित हो गया एक रेगिस्तान में। जी हाँ, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट कैप्सूल में। मैं हूं आपके एजुकेटर शिवांगी और स्वागत करती हूं दृष्टि आरएएस में। जब हम डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण की बात करते हैं तब हमको ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर आरएस और ये थार मरुस्थलीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो डिफरेंस होता है एसिडिफिकेशन का, एरिडिफिकेशन का, डेजर्टिफिकेशन का, उनमें क्या अंतर होते हैं, किस तरह का ये कन्वर्जन देखने को मिलता है, आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, इसमें इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो सब जानेंगे आज हम इस कॉन्सेप्ट कैप्सूल क्लास में। देखिए, अगर हम जियोलॉजिस्ट की माने तो जो हमारा थार का जो हमारा डेजर्ट है, जो हमारा रेगिस्तान है, वो लगभग 10,000 से 8,000 वर्ष पुराना ही रेगिस्तान है, मतलब यंगेस्ट ऑफ द डेजर्ट है। तो ये डेजर्ट अभी भी बन रहा है, जैसे हिमालयाज जो हैं अभी भी यंग फोल्ड माउंटेन्स उनको कहा जाता है, इसी तरीके से थार डेजर्ट भी हमारे यंग डेजर्ट्स में से एक आता है। जब हम मरुस्थलीकरण की बात करते हैं, डिजर्टिफिकेशन की बात करते हैं, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमेशा से एग्जिस्टेंस में थी और बढ़ती चली जा रही है। यानी कि ये, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि किसी मरुस्थल में स्वाभाविक रूप से फैलने से नहीं, मतलब खुद से फैलने से नहीं, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, बल्कि किन की वजह से, शुष्क रीजंस हो सकते हैं या अर्धशुष्क और उप आर्द्र यानी कि हमारे ड्राई सब ह्यूमिड में जो जलवायु विविधताएं होती हैं, यानी कि जो हमारी एनालॉजीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, एनोमलीज होती हैं, और मानवीय गतिविधि यानी कि जो इंसान होता है, जो इंसान के पैटर्न्स होते हैं, उसका पेड़ काटना, उसका जल को अच्छी तरीके से यूज न करना, वो सब जो उसके कारण होते हैं, उनके कारण जो भूमि की जैविक तथा आर्थिक उत्पत्ता में होने वाले हास्य को यानी लैंड डिग्रेडेशन को हम कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि डेजर्टिफिकेशन किसका रिजल्ट होता है। लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन में अंतर है, लेकिन लैंड डिग्रेडेशन के होने 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 और बढ़ते जाने तक हम डेजर्टिफिकेशन तक देख सकते हैं। देखिए, जोधपुर में लगभग 1730वीं के आसपास की बात है। एक राजा थे जिनको अपना महल बनाने के लिए खेजड़ी के पेड़ काटने थे, और उस समय हमने बिश्नोई मूवमेंट देखा था अमृता देवी के गाइडेंस के अंदर, लीडरशिप के अंदर। उन्होंने लगभग 360 कुछ लोगों ने मिलके जो खेजड़ी के पेड़ थे उनको लपेट लिया था, और उन्होंने उस पेड़ों को उनके संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। तो जो इकोलॉजी है, जो पेड़ हैं, उनकी जो अहमियत है स्पेशली उन लोगों के लिए जो थार के इलाके से यानी जैसलमेर जो मरुस्थलीय इलाके से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत है। उनका मानना तो ये भी था कि अगर एक इंसान के जान जाने की वजह से एक पेड़ भी बच रहा है तो भी बहुत सस्ता सौदा है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो कर लेना चाहिए। ठीक है, आज हम इसी मरुस्थलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये राजस्थान का मैप दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे कुछ कलर्स दिए हुए हैं, आप ध्यान से देखो। लाल है, फिर ऑरेंज है, येलो है, क्रीम है और ग्रीन कलर दिया हुआ है। आप समझ तो गए होंगे, मुझे लगता है कि आपको इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा कि ये जो मेजर रेड हमको इलाका देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमको एक्सट्रीम डेजर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, यानी कि सूखा, है ना, रेत बालू जो हमें रेगिस्तान की देखने को मिलती है, वो हमको इस इलाके में देखने को मिलती है। वहीं ये जो इलाके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। बाकी ये जो आपको येलो दिख रहा है, यहाँ पे भी है। यहीं से जाती है लगभग आपकी अरावली। तो आप ये चीज भी यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अरावली के इस साइड एकदम सूखा पड़ता है, और इस साइड आपको देखो थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी देखने को मिलेगी, थोड़ी थोड़ी हरियाली देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक को, अरावली और मॉनसून के टॉपिक को, और वो राजस्थान को कैसे अफेक्ट करता है, इस चीज को मैंने एक अलग क्लास में कवर किया है जो कि मॉनसून के ऊपर है, कॉन्सेप्ट कैप्सूल में। आप जाके उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें बच्चों को अक्सर काफी कंफ्यूजन होता है
कि क्या अंतर होता है किसमें, डेजर्टिफिकेशन में, लैंड डिग्रेडेशन में, ठीक है, सूखे में यानी कि ड्रॉट में और एरिडिटी में, इन सब में क्या अंतर होता है। तो पहले मैं आपका वो कंफ्यूजन दूर कर देना चाहती हूँ इस चार्ट और इस टेबल के थ्रू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डेजर्टिफिकेशन के बारे में। डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मरुस्थलीयकरण। क्या होता है, केवल शुष्क क्षेत्र यानी ड्राई लैंड्स में भूमि की जैविक व कृषि क्षमता का ह्रास होना यानी डिग्रेड हो जाना, यानी कि कोई ऐसी जमीन जो पहले उपजाऊ थी, बंजर नहीं थी, और उसका धीरे धीरे डिग्रेडेशन होकर इस स्थिति पे आ जाना कि अब वहां पे सिर्फ रेत है, रेत के टीले हैं और बालू है। ठीक है, यह स्थान विशिष्ट ड्राईलैंड स्पेसिफिक भूमि अवनयन है, यानी कि ये इसके की फीचर्स में आता है। बात करें लैंड डिग्रेडेशन की, तो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, ये किस तरह डेजर्टिफिकेशन से अलग है। यह किसी भी जलवायु क्षेत्र यानी जो आर्द्र होते हैं, पहाड़ी होते हैं, तटीय होते हैं या शुष्क, इनमें से कोई भी हो सकते हैं, उन किसी में भी लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। यानी कि गोवा जैसे इलाके में जहाँ पे इतना पानी है, समंदर है, मिट्टी है, अच्छी फसलें हैं, या फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब है, वहां पे भी आपको लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल सकता है। उसमें मृदा गुणवत्ता का गिरना, यानी कि मृदा मतलब मिट्टी, सॉइल की गुणवत्ता का गिरना किसमें आता है, लैंड डिग्रेडेशन के अंदर आता है। मरुस्थलीकरण वास्तव में लैंड डिग्रेडेशन का ही एक उप समुच्चयी सबसेट है। यानी कि लैंड डिग्रेडेशन जब होने लगता है, तो जब लैंड डिग्रेडेशन होता चला जाता है तो वो बड़ा सर्कल है, उसका एक छोटा सर्कल होता है हमारा डेजर्टिफिकेशन। आपको आई होप समझ में आ गया होगा दोनों का डिफरेंस। वहीं हम बात करें डेजर्ट एक्सपेंशन की, तो डेजर्ट एक्सपेंशन क्या होता है, देखिए जैसे रेगिस्तान का ही एक गांव है कुलधरा गांव, वहां पे आपने जो कॉन्सेप्ट सुना होगा कि वहां पे लोगों ने उस रात गांव को रातों रात खाली कर दिया था, बिकॉज वहां के जो सैंड ड्यून्स थे वो खिसक रहे। उसका अपना एक स्पिरिचुअल रीजन हो सकता है लोगों का, पर साइंटिफिक रीजन जो क्या था वो था सैंड मार्चिंग का, क्या, डेजर्ट एक्सपेंशन का। तो जो टीले थे हवाओं की पुश होने की वजह से खिसक के आगे आ रहे थे, और इतना ज्यादा एक्सपेंशन हो चुका था कि उस वजह से पूरा का पूरा जो गांव था वो कवर हो गया बालू से और रेत से। तो ये लिमिट हो सकती है किसकी, एक्सपेंशन से। और अभी अरावली हैं तो वो रेत जो है वो कहाँ तक, दिल्ली पंजाब हरियाणा तक नहीं पहुंच रही है इतनी, जबकि थोड़ी बहुत पहुंच भी रही है। बट अगर अभी अरावलियों को पूरी तरह काट दिया जाए तो यही पूरी रेत खिसक कर पंजाब हरियाणा और दिल्ली तक पहुंच जाएगी। और जो मैंने लास्ट मैप आपको दिखाया था, जो सिर्फ लाल इलाका यहाँ तक था, अरावली से बीच में से जो रुका हुआ था और इधर ग्रीन था, वो पूरा ही लाल हो जाएगा और हिमालय तक वो मिट्टी पहुंच सकती है। और पूरा जो हमारा क्लाइमेट जो स्ट्रक्चर है वो पूरा उससे खराब हो जाता है। डेजर्ट एक्सपेंशन की हम बात कर रहे थे, मौजूदा मरुस्थल की सीमाओं व बाहर की ओर भौगोलिक स्थानांतरण को हम एक्सपेंशन कहते हैं, जब जियोलॉजिकली यानी कि ज्योग्राफिकली जब वो एक्सपेंड होने लगता है। मरुस्थलीकरण का अर्थ केवल रेगिस्तान का बढ़ना नहीं है, बल्कि उपजाऊ भूमि का बंजर होना भी है। देखिए मान लीजिए एक एक इस तरीके से रेगिस्तान है यहाँ पे, और सिर्फ इसका बढ़ना ही एक्सपेंशन नहीं है, बल्कि अगर यहाँ पे एक उपजाऊ मिट्टी थी वो भी अगर क्या हो चुकी है, मरुस्थलीकरण में कन्वर्ट हो चुकी है, डेजर्टिफिकेशन हो चुका है उसका, तो ये भी एक्सपेंशन के अंतर्गत आएगा। समझ चुके होंगे आप अंदर, ठीक है। बात करते हैं सैंड ड्यून मार्चिंग की, तो जो मैंने आपको भी गांव का एग्जाम बताया था कुलधरा का, वह सैंड ड्यून मार्चिंग का एग्जाम्पल था। इसमें क्या होता है, वायु की तीव्र यानी तेज बहाव की वजह से जो सैंड ड्यून्स होते हैं, जो टीले होते हैं, वो खिसकने लगते हैं। वहीं एरिडिटी क्या होती है, स्थायी जलवायु की स्थिति जहाँ वाष्पोत्सर्जन वर्षा से अधिक होता है, यानी कि जो एवापोरेशन होता है आपका, वो बारिश जो हो रही है उससे ज्यादा होता है, कि भाप ज्यादा बन रही है, मतलब एवापोरेशन ज्यादा हो रहा है और वर्षा उतनी हो नहीं रही है, तो अल्टीमेटली सूखा हो जाता है, वहाँ पे एरिडिटी होने लगती है। और ड्रॉट क्या होता है, वर्षा की अल्पकालिक और स्थायी कमी, यानी जहाँ पे कम बारिश होती है, कम समय के लिए बारिश होती है, वो ड्रॉट के अंतर्गत आता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, थार मरुस्थल और राजस्थान में उसकी स्थिति की, कि थार मरुस्थल और राजस्थान में उसकी स्थिति में क्या हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। जब हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं तो विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है ये। जैसे विश्व का सबसे यंगेस्ट डेजर्ट भी है, वैसे ही विश्व का सबसे घनी आबादी वाला डेजर्ट भी, मरुस्थल भी यह है। कितनी आबादी हमको यहाँ देखने को मिलती है, लगभग 83 व्यक्ति पर किलोमीटर वर्ग में यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। और राजस्थान का लगभग कितना इलाका, 61%, जो कि काफी ज्यादा है। भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 12 मरुस्थलीय जिले थार के अंतर्गत आते हैं, 12 मरुस्थलीय जिले। क्या आप मुझे इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम बता सकते हैं, ठीक है, बताइए।
अब बात करते हैं इसरोसैक यानी भूमि अवनयन और मरुस्थलीकरण एटलस के प्रमुख आंकड़ों की, कि कैसे फिक्स करते हैं क्या मरुस्थली होता है, क्या होता है जो डेजर्ट बन जाता है, या कौन सी जगह है जिसको अभी भी हम ग्रीन एरिया के अंदर डाल सकते हैं, इसको हम किस तरीके से तय करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भारत का लगभग कौन कितना हिस्सा 29% हिस्सा जो है भूभाग क्या है, अवनयन का शिकार है। राजस्थान की स्थिति की बात करें तो भारत में मरुस्थलीकृत भूमि में सर्वाधिक योगदान राजस्थान का ही है, जैसे कि हम बताया सबसे बड़ा स्टेट भी है किसमें एरिया वाइज, और लगभग 67-68% भूभाग मरुस्थलीकरण और भूमि ह्रास से प्रभावित है यहाँ का। ये हमने अभी पढ़ा। लगभग 12 स्टेट हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, डेजर्टिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारक क्या हैं, क्या रीजन रहे हैं जिनसे हमको राजस्थान में क्या देखने को मिलता है, डेजर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। तो वो कारण है वो कुछ इस प्रकार है। पहला है आपका वायु अप अपर्दन यानी कि विंड इरोजन। विंड इरोजन तो आपको पता होगा, अपने बहुत बच्चे हैं तब से हम विंड इरोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। 76%, लेकिन विंड इरोजन जो है रेगिस्तान यानी कि हम रेगिस्तान बनने का यानी राजस्थान में डेजर्टिफिकेशन होने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। लगभग 76% से अधिक योगदान रहता है, यानी कि ये सबसे प्रमुख कारक है। तो अगर आपको आरएस में सवाल आता है कि इनमें से कौन सा था डेजर्टिफिकेशन का या डेजर्टिफिकेशन का सबसे प्रमुख कारक है, तो वो होगा आपका विंड इरोजन। दूसरा होगा आपका वाटर इरोजन जो कि 13% है। फिर वेजिटल डिग्रेडेशन जो कि अतिचारण एवं वनों की कटाई है, यानी कि ज्यादा अपने भैंस या फिर जो आपके पशु हैं उनको चरने के लिए छोड़ देना या पेड़ पौधों को काट देना, तो इससे हमको लगभग कितना देखने को मिलता है। वहीं पे वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी से लगभग 4% हमको देखने को मिलता है। ये उसका एक छोटा सा मैप है आपको समझाने के लिए कि किससे कितना इन्फ्लुएंस होता है। वहीं बात करते हैं हम ड्राइवर्स की, क्या होते हैं जब जो चीज हो चुकी है उसको और ड्राइव करते हैं, क्या है जो उसको और पुश करता है किसको, हमारी डेजर्टिफिकेशन को। तो नेचुरल यानी प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं। पहली बात करते हैं तीव्र वायु अपर्दन की, यानी कि जो मैंने आपको बताया विंड इरोजन की। तो विंड इरोजन के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखिए जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में ग्रीष्मकाल की तीव्र पछुआ हवाएं उपजाऊ ऊपरी मृदा टॉप सॉइल को उड़ा ले जाती हैं। तो विंड इरोजन वहां से शुरू होता है, ठीक है। वहीं से जो आपका रेत और मिट्टी होता है वो उड़ने लगता है। अनिश्चित वर्षा व उच्चता, वार्षिक वर्षा यानी 150 से 300 मिलीमीटर से कम अगर होती है और अत्यधिक अगर एवोपरेशन होता है, तो ये उसका रीजन बनता है उसको और डेजर्टिफिकेशन को बढ़ाने का। वहीं हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजिक रीजंस की, यानी कि उसमें कौन से रीजन होते हैं एंथ्रोपोजेनिक रीजंस में जो कि इंसान प्रभावित करता है। उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका अति पशुचारण यानी ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग क्या होता है, जहाँ पे आप अपने पशुओं को छोड़ देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले में बताया था। बात करते हैं इसकी, ये है आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमको बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में वाटर लॉगिंग की समस्या। तो हमको वाटर लॉगिंग के साथ साथ यहाँ सेलिनाइजेशन यानी कि जो आपका नमक है उसकी समस्या भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमको डेजर्टिफिकेशन में बढ़ावा देखने को मिलता है। वहीं हम अरावली के शरण की बात करें कि जो अरावली के जो गैप्स हमको देखने को मिलते हैं, पेड़ों की माइनिंग की जो कटाई हो रही है, पेड़ों की जो कटाई हो रही है और जो माइनिंग की वजह से अरावली की जो कटाई हो रही है उसकी वजह से जो उनमें गैप्स आ जा रहे हैं, वहां से जो रेत है वो पास होकर हमको कहाँ पंजाब हरियाणा तक देखने को मिल रहा है। अवैध खनन व वनों की कटाई के कारण अरावली श्रृंखला में 12 से अधिक गैप्स आ चुके हैं, जैसे सांबर गैप इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, जिससे रेत पूर्व की ओर बढ़ रहा है, जैसा कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया था। वहीं अत्यधिक भूजल दोहन भी सबसे बड़ा कारण है। बात करते हैं राष्ट्रीय एवं राजस्थान विशेष केस स्टडीज की, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस रहे हैं जो हमको बताते हैं कि राजस्थान में जो क्या है हमारा डेजर्टिफिकेशन है उसका क्या इन्फ्लुएंस है। पहली बात करते हैं अरावली गैप्स की, जैसा कि मैं आपको पिछले बता चुकी थी। वही नाचना गांव भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जहाँ जैसलमेर का नाचना गांव गतिशील बालू का स्तूपा यानी मार्चिंग सैंड्स का काफी बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ रेत के टीले प्रतिवर्ष बस्तियों कृषि भूमि को और खिसकते हैं और उनको दबा देते हैं। पूरे के पूरे गांव जो मार्चिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सुनने में इतना भयानक ना लगता हो, पर जो लोग उसके अंतर्गत रहते हैं उनको ये चीज काफी भारी समस्या से उनको जूझना पड़ता है। घर बार बस्ती सब कुछ उसमें चला जाता है। वहीं लूनी बेसिन का क्षरण भी इसका काफी बड़ा एग्जाम्पल है। पाली और बालोतरा में अत्यधिक अपशिष्ट यानी टेक्सटाइल डाइस, आपको पता होगा कि उस तरफ हमको बहुत सारा कपड़ा उद्यान देखने को मिलता है और वहाँ पे उन्हीं को डाई करने के लिए जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं उसकी वजह से भी हमको डेजर्टिफिकेशन में काफी देखने को मिलता है इन्फ्लुएंस। वहीं हम बात करें केस स्टडीज में, हम बात करें इंटरनेशनल और नेशनल की बात करें, तो वहीं पे अरल सागर संकट यानी अरल सी क्राइसिस आपने देखा होगा। वहां पे क्या हो गया है, नदियों का जो प्रवाह है उसकी सिंचाई के लिए मोड़ दिया गया है। उसकी वजह से क्या हो गया है, लगभग 90% जो अरल सागर का हिस्सा है वो सूख गया है
और अरलकुम मरुस्थल वहां पे बन गया है। यह मानव निर्मित मरुस्थलीकरण का वैश्विक उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं कि इंसान क्या कर सकता है कि एक समंदर को डेजर्ट में कन्वर्ट कर सकता है। ये अभी आपके सामने लाइव हो रहा है और यही पिछली बार क्या हो चुका है, थार में हो चुका है। सेम रीजन नहीं रहे होंगे बट किसी और रीजन की वजह से ही समंदर जो था वो एक मरुस्थलीय इलाके में कन्वर्ट हो गया। वहीं साहिल क्षेत्र व अफ्रीका के एक ग्रेट ग्रीन वॉल बनाई जा रही है ताकि वहां पे थोड़ा सा चीजों को बेटर किया जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं की, यानी कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए या वहां पे आपकी जो मानव स्थिति है उसको सुधारने के लिए लाई जा रही है। पहली बात करते हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की, जो ऑलमोस्ट किससे सिमिलर है, जो हमारा साहिल का रीजन था जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। ठीक है, साहिल क्षेत्र में जैसा हो रहा है ऑलमोस्ट उसी से इन्फ्लुएंस ये रीजन है। वहां अफ्रीका की तर्ज पर गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली में अरावली श्रेणी के साथ साथ 1400 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा ग्रीन बेल्ट बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या होगा, थार की पूर्व की ओर जो हमारा प्रसार हो रहा है किसका, रेत और बालू का, उसको रोकना, वनीकरण करना और जल निकायों का पुनरुद्धार करना। एक तरफ अरावली को काटने की बात की जा रही है और एक तरफ एक ग्रीन बेल्ट बनाने की बात की जा रही है। वही डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें 1977 से 78 में केंद्र द्वारा शुरू किया गया था, जो राजस्थान के 16 मरुस्थलीय जिलों में संचालित है। ठीक है, बात करते हैं किसकी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जो कहाँ पे है, जोधपुर में। कब बना था, 1959 में बना था। वहीं पे एक और है एरिड फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ, ये भी जोधपुर में 1988 में बना था। और एक हमारा रेत की टीलों की स्थिरीकरण, सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन, ये इसको हम काजरी कहते हैं, द्वारा सीवान घास, सीवान ग्रास, खेजड़ी और रोहिड़ा के माध्यम से गतिशील टीलों को रोकने की तकनीक, यानी कि जो टीले खिसकते हैं उनको किस तरीके से रोका जा सकता है, तो उनके लिए इन पर्टिकुलर पेड़ों का प्रयोग करके उनको रोकने की बात की जा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें UNCCD की, तो वो क्या कर रहे हैं, भारत में 1994 में हस्ताक्षरण हुआ है। COP14 में नई दिल्ली जो हुई थी उसमें भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर क्षारित भूमि को लैंड डिग्रेडेशन जो हो चुका है उसको करने का संकल्प लिया था, यानी कि न्यूट्रलिटी करने की उसका संकल्प लिया था कि हम ट्राई करेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी तक आ सके और लैंड को डिग्रेड नहीं करें। वहीं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो हो रहा है उसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बात करते हैं इनकी, जो मैंने आपको बताया था ये कहाँ पे है, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम यानी डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1977 के अंदर मैंने आपको बताया था। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो है आपका WDC वाटरशेड विकास घटक, यानी एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन द्वारा मृदा क्षरण को रोकने की बात करना। तो ये सब वही है जो इनिशिएटिव्स हैं सरकार ले रही है किसको, डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इन सब की हम बात कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो सकता है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये कहाँ पे कहाँ मौजूद हैं, कौन कौन से साल में ये आए हैं, इनको आप याद रख लीजिए ताकि एग्जाम में अगर आता है तो आप इसको गलत ना करें। अब आपके लिए ये एक सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बोला था इसी तरीके से सवाल बनते हैं, तो ये सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये मेरा आपका प्रयास था आपको डेजर्टिफिकेशन समझाने का, रेगिस्तान के किन इलाकों में डेजर्टिफिकेशन ज्यादा है, कौन से तरीके हैं जिनसे वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, मानव जो किन चीजों को कौन से रीजन से जिनको पैदा करता है जिनकी वजह से डेजर्टिफिकेशन ज्यादा होता है। ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, A जयपुर, B जोधपुर, C बीकानेर और D जैसलमेर। क्या है आपका जवाब, A, B, C या D, कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह दृष्टि RS के साथ जुड़े रहिए कॉन्सेप्ट कैप्सूल सीरीज के साथ, जहां पे हम आपके लिए डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स या बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं आसान और अच्छी भाषा में समझाने के लिए। दृष्टि RS से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।